अभी हम कर लेते हैं फुल लेंथ पेपर का डिस्कशन। जो आपका पेपर संडे को हुआ था उसका भी ये पेपर डिस्कशन है। तो फिज़िक्स का जो पहला क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, देयर इज़ नो रिवीजन ऑफ थियरी एंड एक्सेट्रा। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके पेपर का, दैट इज़ इफ़ वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स आर फंडामेंटल क्वांटिटीज देन डायमेंशंस ऑफ मास आर। फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ अगर मैं लेता हूँ तो मास के डायमेंशंस उन्होंने पूछे हैं। सबसे पहले फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, देयरफॉर मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन, फोर्स अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये इस तरह से आप मास को इन टर्म्स ऑफ फोर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। ऑफ कोर्स तो ये हो जाएगा एफ टी अपॉन वी। तो डायमेंशंस ऑफ मास, मुझे अगर एक बार एक एक्सप्रेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो मैं आसानी से उसके डायमेंशंस लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो मुझे एक्सप्रेशन मिल रहा है मास के लिए वो है ये एफ टी अपॉन वी, एंड देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ मास आर F1 T1 V-1। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो इसका जो आंसर आ रहा है मेरे ख्याल से F1 T1 V-1, तो ऑप्शन आ रहा है बी। तो फर्स्ट का आंसर है बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग क्यू बार। तो दो वेक्टर्स यहाँ पे दिए हैं, सो लेट मी राइट दोज टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे ये दो वेक्टर्स दिए हैं, दे आर आस्किंग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p अलोंग q। सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p अलोंग q इज p cos थीटा। हमारे पास है p q cos थीटा इज इक्वल टू p बार डॉट q बार। मैं उल्टा लिख रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट इज बेसिकली p q cos थीटा। सो ये हमें चाहिए यहाँ पे p cos थीटा। सो इट इज़ p बार डॉट q बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ q। This is magnitude of p into magnitude of q into cos theta. So this is p bar dot q bar upon magnitude of q. So ये p bar dot q bar ये हो जाएगा आपका 2 into 1 2, 3 into 1 3, और ये हो जाएगा 1, और magnitude of q, so it is root 3, क्योंकि ये 1 square plus 1 square plus 1 square ये root 3 आ जाएगा। So ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है that is 6 अपॉन रूट 3। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शंस को देखने के बाद ठीक है, तो इस तरह का कोई ऑप्शन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। सो हम क्या कर लेते हैं, 3 इंटू 2 अपॉन रूट 3। सो ये जो आएगा ये रूट 3 इंटू 2, बट ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है, बट वी हैव ऑप्शन रूट 12। सो आई कैन राइट दिस एज root of 3 into 4, and that is nothing but root 12. ऑप्शन इज ए। तो सेकंड का जो आंसर आ रहा है वो है ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन एक्ट्स ऑन बॉडी ऑफ मास 5500 kg फॉर 10 सेकंड, द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10th सेकंड विल बी। तो 1000 न्यूटन का फोर्स है और मास है 500 kg। सबसे पहले यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ढूंढेंगे। एक्सेलरेशन ए इज 1000 अपॉन 500, देन इट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u आपका 0 है, सो इट इज ए टी। सो a इज 2 एंड इट इज 10, सो इट इज 20 मीटर पर सेकंड। सो 20 मीटर पर सेकंड, यानी आपका थर्ड का जो ऑप्शन आ रहा है वो है सी। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू।
तो इसमें फ्रिक्शन का कंपैरिजन किया है चारों ऑप्शंस में, और हमें ये पता है, एक देख लिया है मैंने, तो हमें ये पता है कि बेसिकली रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे कम रहता है, उसकी वैल्यू सबसे कम रहती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी आ रहा है, द रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नहीं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी जिसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, तो रोलिंग फ्रिक्शन इज नॉट ग्रेटर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो बट यहाँ पे दिया है रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ये आपकी स्टेटमेंट सी जो है दैट इज योर नॉट ट्रू स्टेटमेंट। तो फोर्थ का आंसर आ रहा है सी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड इन कंटेनर 21 centimeter in height so that it appears half filled when viewed from the top of container। ठीक है, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। तो कंटेनर हमने मान लो भर दिया है विथ हाइट x, तो रिमेनिंग जो हाइट है कंटेनर की दैट इज 21 माइनस x, तो इट शुड अपियर हाफ फिल्ड। तो इन दैट केस ये जो डेप्थ है दैट शुड अपियर 21 माइनस एक्स ओनली, तो ये ऊपर का 21 माइनस एक्स और नीचे का 21 माइनस एक्स, ये आपको हाफ फील्ड नज़र आ जाएगा, आधा भरा है ऐसा ही नज़र आएगा। सो इसका मतलब ये होता है कि जो अपरेंट डेप्थ है दैट शुड बी 21 माइनस एक्स, यस, अपरेंट डेप्थ जो है दैट शुड बी 21 माइनस एक्स। सो इन दैट केस 21 माइनस एक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या है? अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपरेंट डेप्थ हमें चाहिए 21 माइनस एक्स, सो इट इज इक्वल टू रियल डेप्थ उस लिक्विड की है x अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो 21 माइनस एक्स अपॉन 4/3, 21 माइनस एक्स ये 3x/4 हो जाएगा, तो ये 21 इज इक्वल टू 3x/4 प्लस x ये 7x/4 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 4 इंटू 21 अपॉन 7, तो ये आ रहा है आंसर आपका 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर यानी आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज सी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है, और क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ मैग्नीफाइंग पावर 30 इफ द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 10 and final image is formed at DDV, distance of distinct vision, then the magnification only by objective is तो ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन MO पूछा है, ME हमें पता है इफ़ द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट DDV, इसका मतलब ये है कि फॉर्मूला जो है मैग्नीफाइंग पावर का दैट इज़ 1 + D/FE। सो ये 30 दिया है, ये कैलकुलेशंस आप देख सकते हो, कैलकुलेशन में आंसर सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि ये आ रहा है MO 60/7। आपने रे डायग्राम देखी होगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव है दैट फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज, तो इसका मतलब ये है कि दिस मैग्नीफिकेशन शुड बी निगेटिव, और इसलिए आपका जो आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है A। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, इफ ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज 12 व्हाट इज द मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, यहीं पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ज्योमेट्रिक लेंथ दी है, सो मैग्नेटिक लेंथ आई विल कॉल इट एज ML इज इक्वल टू 5/6 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ। सो 5/6 इट इज़ 12, इट इज़ 10। मैग्नेटिक लेंथ जो आ रही है आपकी वो आ रही है 10। सो 7th का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7, उसका आंसर आ रहा है A। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से है, वर्नियर कैलिपर हैज़ 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल। तो मेन स्केल का जो डिवीजन है वो 1 mm का है। इट हैज़ 20 इक्वल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल पे 20 डिविजन्स हो रही है विच मैच विथ 16 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, सो डिविजन्स ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर, ठीक है, लीस्ट काउंट पूछा है सीधा सीधा। लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला आपके पास है दैट इज़, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि
16 main scale division, they are equivalent to 20 vernier scale division. So one main scale division is equal to 20 by 16 vernier scale division. One main scale division that is equal to, ये हो जाएगा 5 by 4 वर्नियर स्केल डिवीजन. अब लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है आपका, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है इट इज़ इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन. तो ये 1 mm है, मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 mm है, और वर्नियर स्केल डिवीजन तो मैं देख सकता हूँ इट इज़ 4/5. सो इट इज़ 4/5. तो आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 1/5. 1/5 यानी 0.2 mm. 0.2 mm ये आंसर है आपका ऑप्शन डी में. फॉर्मूला आपको याद रखना है कि लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. यहाँ हमने मेन स्केल डिवीजन को वर्नियर स्केल डिवीजन में कन्वर्ट किया. बेसिकली ये चाहिए था 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इट इज इक्वल टू 4/5 मेन स्केल डिवीजन. तो वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है और बाकी आंसर निकाल लिया है. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ आर शेप्ड इनटू स्क्वायर एंड सर्कल. एक बार उसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया, फिर उसी का सर्कल भी बनाया. दे कैरी सेम करंट, द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट इज. मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है दैट इज करंट इनटू एरिया. ये है फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर अ लूप. तो वो लूप जो है एक सर्कुलर फॉर्म में है और एक स्क्वायर फॉर्म में हमने बना लिया है. पहले हम देख लेते हैं स्क्वायर फॉर्म में. तो लेंथ ऑफ वायर इज L. तो स्क्वायर अगर उसका बनाएंगे तो हर स्क्वायर की एक साइड हो जाएगी L/4. स्क्वायर का एरिया हो जाएगा L²/16. तो मैग्नेटिक मोमेंट MS फॉर स्क्वायर इज एरिया इंटू करंट. सो L²/16 इंटू करंट. नेक्स्ट ये एक हो गया. फिर हम सर्कल की बात कर लेते हैं. सर्कल का जो रेडियस निकालनी है, सो L इज इक्वल टू 2πr, दैट्स वाई R इज इक्वल टू L/2π. तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कल is area into current again. So area is now pi r square into current. Pi r square is L²/4 square I. तो ये L²/I एक पाई कैंसिल हो जाएगा. तो ये MS और MC का अगर आप रेशो लेते हो तो आपको आंसर मिलता है π/4. आंसर इज C. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी मुझे पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व किया है. क्वेश्चन है, एक कंडक्टर है जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस जो है वो है 3 ओहम. सो ये हो जाएगा 3 ओहम. और उन्होंने क्या किया है, इसकी लेंथ जो है वो डबल कर दी है. लेंथ डबल करने से उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम हमें क्रॉस सेक्शन एरिया को भी कंसिडर करना पड़ेगा. तो पहले हमारा यहाँ काम ये है कि टू फाइंड आउट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर आफ्टर डबलिंग इट्स लेंथ. तो उसके लिए हमने ये काम किया है कि पहले तो रेजिस्टेंस R1 लिया 3 ओहम, L2 इज इक्वल टू ट्वाइस L1. सो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2. ये क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा उसका. तो हमें यहाँ से उसका एरिया का रेशियो मिल जाएगा. सो दैट्स वाई A1/A2 इज इक्वल टू L2/L1 एंड दैट इज इक्वल टू 2. नाउ दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो ले लेता R2 यानी फाइनल रेजिस्टेंस, R1 इज इनिशियल रेजिस्टेंस. सो ये L2/A2 अपॉन L1/A1. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू L/A. तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, इसलिए रेजिस्टिविटी यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दी है. इट इज़ L2/L1 इंटू A1/A2. R2/R1 इज L2/L1 भी 2 है और A1/A2 भी 2 है. ये हमने यहाँ पे लिख दिया है. सो इट इज़ 2 इंटू 2 4. तो जो फाइनल रेजिस्टेंस है आपका वो हो जाएगा 4 इंटू R1, 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 12 ओहम. और उसके कारण अब हमने पहले वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया है. इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया है आपने. सो दिस इज़ योर ट्रायंगल ABC. उन्होंने कहा है किसी भी दो वर्टाइसेस के बीच में आपको रेजिस्टेंस चाहिए. सो ये A और B के बीच में मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ. सो इन दैट केस ये जो 12 है ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. 4 4 4. इसमें से ये एक 4 है और ये 4 के पैरेलल में ये दोनों 4 का सीरीज कॉम्बिनेशन है. तो ये हो जाएगा 8.
तो ये 0 मैंने लगा दिया, मैंने इनिशियल 30 लिया था। ओके, सो ये 8 इंटू 4, 4 प्लस 4 8 इंटू ये 4 अपॉन 8 प्लस 4, तो आपको जो ओवरऑल आंसर यहाँ पे मिलेगा दैट इज़ इक्वल टू 8/3। 8/3 यानी आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर है बी। पहले तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक साइक्लिस्ट है और वो जा रहा है, टर्न ले रहा है, और उसका जो एंगल है वो कितना रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है, वेलोसिटी भी दी है। वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी है, 36 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको पहले कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में, तो वो आ रही है आपकी 10 मीटर पर सेकंड। दूसरी बात है tan थीटा का डायरेक्ट फार्मूला आपको पता होना चाहिए। tan थीटा इज v² अपॉन आर जी। सो v² यानी 100 अपॉन आर, रेडियस इज 80, g मैंने 10 ले लिया है, तो यहाँ पे tan थीटा जो आ रहा है मेरा 1/8, तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 1/8। ये बात याद रखना कि ये आपके टेक्स्ट बुक में कहीं दिखाई नहीं देता, बट हो सकता है पूछा जा सकता है। कई सारे टेक्स्ट बुक में देखा गया है, कई सारे रेफरेंस बुक्स में देखा गया है, यानी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट ये हो सकता है कि दे में आस्क, तो इसलिए इसको बस याद रखो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। मानता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो मैंने थोड़ा डिफ़िकल्ट डाल दिया है, थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ दिया है, बट ठीक है, अभी देख लेते हैं, उसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। सो ये एक हेमिस्फीयर है और यहाँ से वो ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है। नाउ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, सो इनिशियली यहाँ से बस उस एट रेस्ट था, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 और फिर उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ी, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v हो गई। कुछ कंपोनेंट्स है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि वो इट इज़ मूविंग अलोंग हेमिस्फीयर, देयर इज अ सर्कुलर मोशन एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट कैन बी गिवन बाय mv²/r। एट द सेम टाइम देयर इज नॉर्मल रिएक्शन n। Now weight of that object is mg, so its component along radius towards the center is mg cos theta, that means centripetal force is mg cos theta। फिर अब मैंने क्या किया, मैंने ये जो जहाँ पे उसका कांटेक्ट छूट रहा है फ्रॉम दैट स्फीयर, जहाँ से उसका कांटेक्ट छूट रहा है फ्रॉम दैट स्फीयर, उसको मैंने रेफरेंस हाइट मान लिया। तो वो जो हाइट है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, फॉर दैट आई एम एज्यूमिंग हाइट h इज इक्वल टू 0। अब मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई किया है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने के बाद काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 हो जाएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी, अब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये जो उसकी हाइट है फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट, मैंने पहले ही कहा कि ये मेरा रेफरेंस हाइट है। आई मीन यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट यानी यहाँ पे हाइट 0 है, तो इसके ऊपर की जो ये हाइट आ रही है दैट इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप करके देख लो, थीटा ये एंगल है आपका, तो ये r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सो एम जी h है आपका r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ mv² प्लस 0। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ तो आपकी हाइट 0 है, सो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो ये करने के बाद मैंने इसको पहले तो इक्वेशन 1 पकड़ लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट छूट रहा है फ्रॉम दैट स्फीयर, तो नॉर्मल रिएक्शन उसकी 0 आ रही है। नॉर्मल रिएक्शन अगर उसकी 0 हो जाएगी एज n इज इक्वल टू 0, सबसे पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज बैलेंस बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड mv²/r। तो उसमें ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 0 हो रही है और इसकी वजह से mg cos थीटा जो है दैट इज इक्वल टू mv² अपॉन r। सो g cos थीटा इज v²/r, gr cos थीटा इज v²। अब gr cos थीटा v² जो है ये हमने इस इक्वेशन 1 में पुट कर लिया और बाद में हमें मिला सिर्फ cos थीटा इज 2/3। मुझे चाहिए ये जो पॉइंट है फ्रॉम दिस सेंटर, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो ये डिस्टेंस आ रहा है r cos थीटा। सो cos थीटा हमें मिल गया है 2/3। सो ये जो, अब ये h मैं इसको थोड़ा पकड़ लेता हूँ कैपिटल H, क्योंकि वो h और ये h अलग अलग है। सो ये जो h है वो है r cos थीटा दैट इज़ 3/2r। थोड़ा सा फास्ट था बट इसको आप फिर से देख लो, पूरा समझ लो, और कोई भी डाउट लगे तो आप ग्रुप में पुट कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, द रेडियस ऑफ अर्थ सडनली डिक्रीजेस टू 80% ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, द मास रिमेनिंग कांस्टेंट, द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। मास कांस्टेंट रखा है, बस रेडियस चेंज हो रही है। अगर मास कांस्टेंट है तो
मेरे ख्याल से g इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो रेडियस डिक्रीज होने से g बढ़ेगा। अब वो कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है वो हमें देखना है। R2 इज़ 80/100 ऑफ R1, सो दैट मीन्स R2 इज इक्वल टू 4/5 R1। अब G2/G1 इज R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। जैसे मैंने कहा कि G इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्योंकि मास सेम है। सो G2/G1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25/16। तो निकालना क्या है हमें निकालना है G2 माइनस G1 अपॉन G1 इंटू 100। तो अगर आप ये वैल्यू G2 इज इक्वल टू 25/16 G1 यहाँ पे पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा 25/16 माइनस 1 इंटू 100, जिसका आंसर आ रहा है 56.25%। आपका ऑप्शन आ रहा है सी। शायद मैंने गलती से बी दिया है, तो आप उसे करेक्ट कर लो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ ई अर्थ रेडियस अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 3r। अर्थ से उसे लॉन्च करना है, रेडियस दी है 3r। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, रेडियस 3r है, हाइट 3r नहीं है। सो पहले तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट विल हैव ओनली पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू GMM अपॉन कैपिटल R माइनस GMM अपॉन 2r, ये स्मॉल r जो है वो 3r है, तो ये हो जाएगा 6r। बस इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, यही आपको करना था। और आपको जो आंसर मिल रहा है दैट इज एनर्जी डिफरेंस, तो वो एनर्जी डिफरेंस आपको सप्लाई करना है। सो दैट इज 5/6 GMM अपॉन R। आपका ऑप्शन आ रहा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है circular disk of mass 2 kg and radius 1 meter rotating about its axis perpendicular plane and passing through a center of mass with a rotational kinetic energy of 8 joule. The angular momentum is, angular momentum पूछा है। पहले तो मैंने moment of inertia निकाल लिया, that is coming out to be 1 kg meter square। अब ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ऑलरेडी, बट फिर भी मैं एक बार आपको बता रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई को एडजस्ट कर लिया मैंने, हाफ L स्क्वायर बाय R। सो L स्क्वायर इज 2IK, L इज इक्वल टू रूट ऑफ 2IK वेयर L इज एंगुलर मोमेंटम। सो L इज इक्वल टू 1 इंटू 8 16, आपका आंसर आ रहा है 4 यानी आपका ऑप्शन है बी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। And next we have क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें एक बोला गया है, क्या बोला गया है कि बॉडी इज रोलिंग अलॉन्ग इंक्लाइन प्लेन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 40% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। सो देन बॉडी इज, इसका मतलब ये है कि हाफ I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 40/100 ऑफ हाफ mv स्क्वायर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ mv स्क्वायर रहेगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ I ओमेगा स्क्वायर रहेगी। सो ये I हाफ पहले कैंसिल कर दिया मैंने, और ये जो I है उसकी जगह लिख दिया मैंने mk स्क्वायर, वेयर k इज रेडियस ऑफ गायरेशन, ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे v स्क्वायर की जगह पे r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कर दिया। सो m ओमेगा स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा k स्क्वायर इज 2/5 r स्क्वायर, सो k इज रूट ऑफ 2/5 r। दिस इज नथिंग बट द केस ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर यानी आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो है डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि टू पेंडुलम बिगिन टू ऑसिलेट साइमल्टेनियसली if the ratio of frequencies of oscillation of these two is 7:8, then the ratio of their length will be, अब frequency of pendulum can be given by n is equal to 2 pi root of g by l, यानी frequency is inversely proportional to root of l। तो frequency का जो रेशियो दिया है n1/n2 that is 7/8 and that is nothing but root of l2/l1 is 7/8। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, आपको L2/L1 49/64 मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि L1/L2 जो है वो 64/49 आ जाएगा। आपका आंसर आ रहा है डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में 4 मैथमेटिकल फंक्शंस दिए और उसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज SHM। सो SHM के लिए बेसिकली देयर शुड नॉट बी एनी स्क्वायर टर्म, इट शुड बी ओनली साइन और कॉस प्योरली, उसमें कोई भी स्क्वायर टर्म नहीं चाहिए। तो आप बाकी जो 3 ऑप्शन देखते हो A, C एंड D, इसमें 2 में तो डबल एंगल आ रहा है और A में तो डायरेक्टली साइन स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि डबल एंगल में भी आपको स्क्वायर टर्म मिलती है। इसका मतलब A, C और D में
ये जो फंक्शंस है ये SHM नहीं है, तो आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप हैव सेम लेंथ, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ देयर nth ओवरटोन इज। अब nth ओवरटोन जो है, अब अगर मैं क्लोज पाइप लेता हूँ तो क्लोज पाइप का जो nth ओवरटोन है, सो nth ओवरटोन है आपका 2n+1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 2n+1 ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेगी V/4L फॉर अ क्लोज पाइप। ओपन पाइप के लिए कैसा है, nth ओवरटोन इज n+1 ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो n+1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेगी V/2L। और इस प्रकार से अगर मैं ओपन टू क्लोज पाइप का रेशियो लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने ओपन टू क्लोज पाइप पूछा है, सो वो रहेगा n+1 इंटू V/2L, और ये 2n+1 इंटू V/2L आपको मिलेगा 2n+1 अपॉन 2n+1। ऑप्शन है आपका डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में sonometer wire 65 cm long is in resonance with the fork of frequency n. Initial length दी है 65 cm. Length is decreased by 1 cm. Then it gives 8 beats with the tuning fork. What is the value of frequency? तो ये तो पहले है कि ऐसा कि वो जो सोनोमीटर में फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो इसलिए n1/n2, अब इनिशियल लेंथ है 65 सेंटीमीटर, फाइनल लेंथ हो जाएगी आपकी 64 सेंटीमीटर। सो n1/n2 इज इक्वल टू L2/L1, L2 है 64, L1 है आपकी 65। और एक चीज़ n2 माइनस n1 इज 8। मैंने n1 माइनस n2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लेंथ डिक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो फाइनल फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर दैन इनिशियल फ्रीक्वेंसी, एंड दैट्स व्हाई हियर आई हैव n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 8। तो n2 इज 65/64 ऑफ n1, तो ये रिलेशन मैंने इसमें पुट कर दिया है। तो 65/64 n1 माइनस n1, तो आपको आंसर मिलता है n1 इज 512। ऑप्शन आ रहा है डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। 21 में पार्टिकल वेलोसिटी, एक वेव है और उसमें पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है। देखिए पार्टिकल जो है वो SHM एग्जीक्यूट करता है, और SHM करने वाले पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है वो रहती है a इंटू ओमेगा, एम्पलीट्यूड इंटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो इसलिए आपका ऑप्शन रहेगा सिर्फ a ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है सोर्स ऑफ साउंड एमिटिंग नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज moves towards the listener with the certain velocity. If the listener moves away from the source with the same velocity, apparent frequency is। अब basically source जो है it is moving towards the source is moving toward the listener. At the same time listener is also moving away from the source with the same velocity। यानी यहाँ पे जो है देर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर, क्योंकि दोनों की जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो तो सेम है। दैट मीन देर इज़ नो रिलेटिव मोशन, एंड एज देर इज़ नो रिलेटिव मोशन देर इज़ नो डॉपलर इफेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द लिसनर विल बी सेम एज दैट एमिटेड बाय द सोर्स। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा दैट इज़ 200। तो 200 यानी ऑप्शन है आपका डी। यस, तो ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 23 है हाउ मच शुड बी प्रेशर बी इंक्रीज इन ऑर्डर टू डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 5% एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यानी बॉयल्स लॉ हमें फॉलो करना है। तो पहला तो ये दिया है कि फाइनल वॉल्यूम इज़ 95/100 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि 5% से वो कम हो रहा है। तो V2/V1 इज़ 95/100, सो दैट्स वाई P1/P2 which is equal to V2/V1 is equal to 95/100. Boyle's law, P is inversely proportional to volume. So that's why P1/P2 is equal to V2/V1 आ जाएगा, और V2/V1 हमें दिया है 95/100. So P2 is equal to 100 upon 95 P1. उन्होंने पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर। सो परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर इज P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। तो अगर आप यहाँ पे P2 की जगह 100 अपॉन 95 P1 पुट करोगे इस एक्सप्रेशन में, आपको सिर्फ ये एक एक्सप्रेशन मिलता है दैट इज इक्वल टू
100/95 -1, तो ये 5/95 इंटू 100। इसका मतलब अगर ये कैलकुलेशंस करोगे तो आपको ऑप्शन बी मिलता है, दैट इज़ 5.26। कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, क्योंकि ये आ जाता है 5/0.95। 5/0.95 विल बी डेफिनेटली ग्रेटर दैन 5। तो आपका जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर दैन 5, यानी बहुत ज़्यादा ग्रेटर नहीं रहेगा, तो वो 5 के ही क्लोज रहेगा। सो आंसर इज़ 5.26, ऑप्शन है बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सन हैज इज मैक्सिमम एट, इट शुड बी इज एट 4753 इफ द टेम्परेचर ऑफ द सन इज 6050 केल्विन, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर दिया है। तो दूसरा एक स्टार है जिसका टेम्परेचर है दूसरी उसकी वेवलेंथ दी है 9506, तो उसका टेम्परेचर कितना रहेगा। इसके लिए हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक टॉपिक था वायन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वायन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि द वेवलेंथ एट विच एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम, या फिर एनर्जी एमिटेड इज मैक्सिमम, सो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो लैम्डा इज इक्वल टू b/t वेयर b इज वायन्स कांस्टेंट। तो ये इन्वर्स रिलेशन है, उसकी वजह से हम लिख सकते हैं λ1 T1 इज इक्वल टू λ2 T2। सो ये वैल्यूज़ मैंने बस यहाँ पे पुट कर दी है, और आपको जो टेम्परेचर यहाँ पे मिल रहा है वो टेम्परेचर है 3025, ऑप्शन है बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। सो वो है द रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 127 एंड 352 विल बी। पहले तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री केल्विन में, और हमें पता है कि RMS वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। सो दैट्स वाई C1/C2 इज इक्वल टू रूट ऑफ, पहला टेम्परेचर 400 केल्विन रहेगा, दूसरा रहेगा 625। बहुत सिंपल वैल्यूज मिल रही है, इट इज़ 20/25, सो 4/5, यानी आपका जो आंसर है वो है सी। तो ये थे पहले 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। दोनों वीडियोस मेरे ख्याल से आपको एक साथ ही आ जाएंगे। ओके, सो विल सी इन नेक्स्ट क्लास।